उसके बाद अब यहाँ पे 7वें नंबर पे है दोस्तों सभी उपकरण में लीकेज को चेक करना। इसका मतलब ये कि आउटर फिटिंग हो जाने के बाद, पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद, जैसे वॉश बेसिन लग गया, वालन कमोड लग गया, शावर लग गया, जितना भी फिटिंग है सब कुछ लग गया, तो उसमें पानी के लीकेज को चेक करना है। सब कुछ फिट कर दिया, लीकेज को चेक करना है, लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगा तब तक जो है आपका काम वो हैंडओवर नहीं हो माना जाएगा। ठीक है, रेडी पोजीशन तभी माना जाएगा जब कस्टमर पूरा सेटिस्फाई होंगे। सब कुछ आपको चेक करवा के दे देना है, और ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ एग्रीमेंट में लिख के रखना है, एग्रीमेंट पेपर में लिख के रखना है। ठीक है, 7वां कंप्लीट हुआ। 8वें नंबर पे है दोस्तों फिटिंग में डेकोरेशन शामिल मत करना कभी भी। डेकोरेशन क्या होता है देखिए, जैसे अब मैं इलेक्ट्रिकल को भी यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग दोनों का ही लगभग सेम क्राइटेरिया है, सेम नियम लागू होगा। जैसे इलेक्ट्रिकल में देखिए पूरा वायरिंग आपने कंप्लीट कर दिया, चालू कर दिया, लाइट जो लगाते हैं होल्डर लगा दिया, लाइट जो लगाते हैं जैसे कंसील लाइट लगता है, ठीक है, और पीओपी के अंदर फॉल सीलिंग लाइट लगता है। पीओपी वाला मैं छोड़ देता हूँ, बेसिक वायरिंग पे चलता हूँ। जैसे होल्डर लगा के आपको दे देना है, चालू सप्लाई कर देना है। लाइट लगाने का और पंखा लगाने का, झूमर लगाने का, ये सब डेकोरेशन में आता है। ठीक है, तो ये सब का कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में एग्रीमेंट के पेपर के ऊपर कभी भी नहीं लिखना चाहिए। अगर लिखेंगे तो आप ही भोगेंगे, क्योंकि देखिए कस्टमर आपको ये बोल सकता है, जैसे मान लीजिए वहाँ उस स्टेज तक जाते जाते जो है ना, कस्टमर का जो बजट होता है वो लगभग फेल होने लगता है। मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं उनका फेल होने लगता है। ठीक है, तो अगर आप वो मेंशन करके रखेंगे मैं पंखा भी लगा के दूंगा, लाइट भी लगाऊंगा, झूमर भी लगाऊंगा, तो उस स्टेज पे पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है। कस्टमर बीच में काम को होल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कस्टमर बीच में काम को होल्ड करेंगे, मान लीजिए 1 साल के लिए होल्ड कर दिया, तो आपका जो पैसा होगा वो 1 साल के लिए फंसा हुआ रह जाएगा। इसलिए चाहे इलेक्ट्रिकल का हो या फिर चाहे प्लम्बिंग का हो, डेकोरेशन वाली वस्तुएं आपको शामिल नहीं करना है, चीज़ें शामिल नहीं करना है। प्लम्बिंग में भी बाथरूम के अंदर जो भी डेकोरेशन वाली वस्तुएं, जैसे गीजर हो गया, ठीक है, उसके बाद वो टॉवल रॉड हो गया, हैंगर हो गया, सॉफ्ट डिस्पेंसर हो गया, ये सब चीज़ें शामिल नहीं करना चाहिए। कस्टमर ये बोलते भी हैं कि पूरा काम अगर मैं तुमसे करवा रहा हूँ तो फिर ये सब कौन करेगा। ठीक है, तो उनको ये बोल के रखना है इसको भी मैं ही करूँगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट पेपर पे साइन नहीं करूँगा। अगर इस पे लिखे हुए नहीं रहेंगे तो फिर कस्टमर आपका पैसा नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेकोरेशन वाली किसी भी चीज़ों को यहाँ पे एग्रीमेंट पेपर में साइन मत करना। अब दोस्तों यहाँ पे 9वें नंबर पे है रिवर्क करना और एक्स्ट्रा वर्क करना। ठीक है, रिवर्क का मतलब ये हो गया, एक बार आपने पूरा काम कंप्लीट हो गया, अगर आपकी उसमें गलती नहीं है, कस्टमर अपनी मर्जी से रिवर्क करवा रहे हैं, तो यहाँ पे उसको मेंशन करके रखना है कि उसका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। जो भी चार्ज लगे, चाहे वो 10 रुपये लगे, 50 रुपये लगे, 100 रुपये लगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फ्री में करना चाहें तो फ्री में कर सकते हैं, अगर आपको चार्ज लेना है तो यहाँ पर मेंशन करना है, अदरवाइज लास्ट में वही सब जाके झगड़ा वगैरह तू मैं होता है। ठीक है, और एक्स्ट्रा वर्क क्या है, एक्स्ट्रा वर्क में कस्टमर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए में डील कर लिया, 1 लाख में डील कर लिया, अगर उसके बाद भी कस्टमर बोलता है मुझे एक बाथरूम और बनवाना है, डबल किचन करवाना है, तो फिर उसका चार्ज आप ले सकते हैं। वो सब यहाँ पे मेंशन कर लेना है एग्रीमेंट पेपर के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे एग्रीमेंट जो पेपर है इसके ऊपर क्या लिखा है अभी मैं आपको पढ़ के बताऊँगा। अब यहाँ पे सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है दोस्तों 10वां नंबर, वो है अपना पेमेंट शेड्यूल का। ठीक है, कि पेमेंट आपको किस तरह से लेना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रिकल में भी अलग अलग करके बताऊँगा, प्लम्बिंग में भी अलग अलग करके बताऊँगा। ठीक है, मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है प्लम्बिंग का, सिर्फ प्लम्बिंग का 2 लाख रुपए में लिया है, तो उसमें देखिए पेमेंट शेड्यूल जो है वो आपका कैसे बनेगा। पहला शेड्यूल जो होगा वो ये होगा, कटिंग चिपिंग का कोई भी पैसा नहीं मिलता है, काम को करके दिखाना पड़ता है। जब कुछ काम दिखेगा, काम हुआ रहेगा, तभी जो है वो पैसा मिलेगा। पेमेंट शेड्यूल जो है आपकी मर्जी है और कस्टमर की मर्जी है कि किस हिसाब से आप लोग ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से प्लम्बिंग में जो है दोस्तों 3 शेड्यूल बनाना चाहिए। देखिए पहला जो है कटिंग चिपिंग करने के बाद सीपीवीसी पाइप फिटिंग कंप्लीट होने के दौरान, कंप्लीट होने के बाद नहीं मैं बोल रहा हूँ, कंप्लीट होने तक, उसी के बीच में, जैसे कटिंग चिपिंग आपने कंप्लीट किया, पाइप फिटिंग को स्टार्ट किया, अगर 4 बाथरूम है जिसमें से 1 बाथरूम कंप्लीट हो गया है तो आप पैसे ले सकते हैं, वो शेड्यूल बना सकते हैं। 3 शेड्यूल बना लीजिए आप, जो है उसमें आप पाइप फिटिंग तक एक शेड्यूल का पैसा ले लीजिए बीच बीच में। दूसरे शेड्यूल में आपको क्या करना है, देखिए जो ड्रेनेज पाइपलाइन, सीवर पाइपलाइन होता है, उसमें दूसरे शेड्यूल का पैसा आप उसमें ले सकते हैं, ड्रेनेज पाइपलाइन, सीवर पाइपलाइन के लिए। तीसरा जो शेड्यूल है दोस्तों वो ये है कि पूरा फिटिंग फाइनल होने तक, आउटर फिटिंग जो है फाइनल होने तक आपको बीच बीच में भी पैसा लेना होगा, क्योंकि जो आपके साथ जो भी वर्कर होंगे उनको देना पड़ता है, मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, और
जब पूरा काम फाइनल हो जाएगा, लीकेज वगैरह सब कुछ आप टेस्ट करके दे देंगे, तब जो है आप वो पैसा लेंगे। ठीक है, 10 पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और मुझे याद आया है, क्योंकि ये सब जो है मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और अनुभव से आपको बता रहा हूँ। एक पॉइंट यहाँ पे आया 11वें नंबर पे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ 11वां क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला। अब प्लम्बिंग वाला मैं आपको बता दिया, 3 शेड्यूल रखेंगे, पूरा पैसा लेंगे, चाहे वो 10,000 रुपये हो या फिर चाहे 1 लाख हो, चाहे या फिर 2 लाख रुपए हो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में भी आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल में आपको 3 शेड्यूल बनाना है। देखिए पहले शेड्यूल में ये हो गया, कटिंग चिपिंग कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रिकल का कंड्यूट पाइप जो है पूरा कंप्लीट हो गया, बॉक्स को भी फिक्स कर दिया, जो डीबी होगा या टीपीएन होगा उसको भी पूरा फिक्स कर दिया, सीमेंटेड कर दिया। उसके बाद जो है उसका पैसा लेना है, वो एक शेड्यूल हो गया। दूसरा शेड्यूल जो है वो पूरा वायर पुलिंग करने के बाद, यानी कि पाइप के अंदर पूरे घर में वायर डाल दिया, ये दूसरा शेड्यूल हो गया। तीसरे शेड्यूल में आपको क्या करना है, स्विच बोर्ड जब आप टाइट करेंगे उसके बाद पूरा सप्लाई जब आप ऑन करेंगे, चालू करके दिखाएंगे, होल्डर लगा दिया, लाइट जला के दिखा दिया, पूरा सप्लाई चल रहा है, टेस्टिंग वगैरह सब कुछ कर दिया, अर्थ लीकेज, सर्किट ब्रेकर वगैरह ये सब। अब 11वां पॉइंट जो है दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और यूजफुल है, वो ये है कि वारंटी आप किस प्रकार देंगे कस्टमर को। देखिए वो यहाँ पे कस्टमर के साथ आपको डील करना है। देखिए जो भी डील कस्टमर के साथ फाइनल होगा वही चीज़ आप यहाँ पे एग्रीमेंट पेपर के ऊपर लिखेंगे। अपनी मर्जी से ना तो आप एग्रीमेंट पेपर पे कुछ भी लिख सकते हैं और ना ही कस्टमर। ठीक है, अब अभी मैं आपको बताऊंगा कि एग्रीमेंट पेपर में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, कौन कौन से लोगों की मौजूदगी में। अब हम लोग थे यहाँ पे कि वारंटी कैसे कस्टमर को देना होगा। कस्टमर को वारंटी तभी आपको देना होगा जब तक कस्टमर पूरा फुल पेमेंट नहीं कर देते हैं। देखिए फुल पेमेंट आपको तभी मिलेगा जब आपने पूरा काम कंप्लीट करवा दिया, टेस्टिंग वगैरह कोई भी दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग सब कुछ पूरा कंप्लीट है, तो कस्टमर आपको पूरा पैसा दे सकते हैं। और पूरा पैसा जब देंगे तभी जो है वारंटी स्टार्ट होगा, अदरवाइज सर्विस नहीं मिलेगा। कस्टमर मेरे पास बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं कि सर्विस नहीं मिल रहा है, सर्विस नहीं मिल रहा है। सर्विस भी तभी मिलेगा ना, तब पूरा पेमेंट जब आप पूरा लास्ट तक फाइनल करेंगे तभी जो है वारंटी मिलेगा, सर्विस मिलेगा प्लम्बर की तरफ से। ठीक है, अब चलिए अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा ये पढ़ के कि यहाँ पे दोस्तों एग्रीमेंट में मेरा क्या लिखा गया है, किस प्रकार लिखा जाता है। अब देखिए एग्रीमेंट जब भी आप करवा रहे हो ना, तो एग्रीमेंट देखिए अकेले में नहीं होता है कभी भी, और किसी के प्राइवेट घर में नहीं होता है। ठीक है, नियम तो ये है, अगर कस्टमर और आपकी सहमति तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और एग्रीमेंट कराने से दोस्तों देखिए इसके ऊपर लीगल एक्शन हो भी सकता है। और अगर कस्टमर यहाँ पे एग्रीमेंट करने के बाद भी अगर उल्लंघन करता है, बेईमानी करना चाहता है, तो भी प्लम्बर लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, और प्लम्बर भी काम छोड़ के भाग भी जाए ना तो भी कस्टमर कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक तरह से मैं कहूँ तो संतावना के ऊपर भी ये जो है ये लिखा जाता है, ताकि जो है इन फ्यूचर काम आए, कस्टमर ना झूठ बोल पाए और ना ही प्लम्बर झूठ बोल सके। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कुछ भी लिखा होगा ना तो वो सब बाद में पता चलेगा, हाँ इसके ऊपर यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब एग्रीमेंट पेपर को जो है दोस्तों वो प्राइवेट में नहीं लिखना है, ये जो है हमेशा तहसील में लिखा जाता है। ड्यूटी पीरियड में आपको लिखना है और दोनों पक्ष के साथ में 2 3 4 आदमी होने चाहिए। प्रथम पक्ष जो है वो कस्टमर होता है और द्वितीय पक्ष जो होता है दोस्तों वो प्लम्बर होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर होता है। अब यहाँ पे मैं देखिए मेरा एक एग्रीमेंट है यहाँ पे 5 बाथरूम का, जिसमें से एक कॉमन था, और यहाँ पे 50,000 रुपये में एग्रीमेंट हुआ है पूरा कंप्लीट फिटिंग का। ठीक है, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखना है इसमें। अब देखिए यहाँ पे स्टैम्प पेपर दिख रहा है, 10 रुपये वाला है ये। और मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, ये जो 10 और 20 रुपये और 100 रुपये होता है ना, ये कितने का आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, उसके हिसाब से यहाँ पे ये जो स्टैम्प पेपर है वो लगाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो एड्रेस है और नेम है इसको मैं ब्लर करूँगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, मैं प्रथम पक्ष सोनू पालिक प्लम्बर कारीगर में कार्यरत हूँ। देखिए जो मैं पढ़ा हूँ ना वो सब पूरा यहाँ पे लिखा गया है। और देखिए यहाँ पे 50,000 रुपये मेंशन किया गया है, 50,000 रुपये शब्दों में भी है। और यहाँ पे देखिए जिसमें 4 बाथरूम है। ठीक है, 4 बाथरूम में सारी फिटिंग जैसे डाइवर्टर, 4 वाल हंग, शावर, मेट्रोपोल शामिल है ये सब। ठीक है, देख लीजिए। तो बस इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इस वीडियो में मुझे आपको ये अवेयर करना था कि कभी भी जब भी आप लंबा काम ले रहे हैं, बड़ा काम ले रहे हैं, तो उसमें दोस्तों एग्रीमेंट आप किस प्रकार करेंगे, कस्टमर से कैसे डील करेंगे, मैंने 11 पॉइंट आपको बताया है।
ठीक है। वो 11 पॉइंट आपको नोट करके रखना है। जब भी आप डील करें तो आप वो एग्रीमेंट पेपर में वो चीज़ आप मेंशन भी करें और कस्टमर के साथ डिस्कस भी करें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ आज मैं आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप करिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। और साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि जो है और लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं फिर किसी अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ।